So hi guys, welcome back to the channel. Let's start with a new video for your class 11 IP. तो यार डिस्क्रिप्शन में तुम्हें हमारी वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी। जैसे इधर तुम सिलेबस पर क्लिक करोगे तुम्हारा ऑफिशियल सिलेबस खुल जाएगा फॉर योर सेशन 2026-27। नीचे स्क्रॉल करना। आज की वीडियो में हम तुम्हारे क्लास 11th IP का यूनिट 4 दैट इज इंट्रोडक्शन टू एमर्जिंग ट्रेंड्स तुम्हारे सिलेबस के अंदर जितने भी टॉपिक्स के बना है हम A to Z डिटेल में कवर करने वाले हैं। So let's start with our introduction. Many new technologies are introduced almost every day, but some of these do not succeed and fade away over time. तो यार आज के वर्ल्ड में डेली कोई ना कोई न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होती रहती है, लेकिन क्या हर एक टेक्नोलॉजी सक्सेसफुल होती है? नहीं। कुछ टेक्नोलॉजीज टाइम के साथ फेड हो जाती है और कुछ टेक्नोलॉजीज इतनी पॉपुलर हो जाती हैं कि वो एक कंप्लीटली न्यू ट्रेंड क्रिएट कर देती हैं। एमर्जिंग ट्रेंड्स, दीज आर द टेक्नोलॉजीज विच गेन पॉपुलैरिटी एंड सेट अ न्यू ट्रेंड। तो यार इन्हीं टेक्नोलॉजीज को हम क्या बोलते हैं? एमर्जिंग ट्रेंड्स। ये मॉडर्न टेक्नोलॉजीज होते हैं जो टाइम के साथ पॉपुलैरिटी गेन कर देते हैं, यूजर्स के अमंग न्यू ट्रेंड क्रिएट करते हैं। These are expected to have a huge impact on digital economy, healthcare, education, etc. तो यार ये टेक्नोलॉजीज जितने भी इंट्रोड्यूस होती हैं ये फ्यूचर में ह्यूज इम्पैक्ट डालने वाली है। वेदर तुम्हारी डिजिटल इकोनॉमी हो, तुम्हारा एजुकेशन सेक्टर हो, तुम्हारा हेल्थ केयर सेक्टर हो, तुम्हारी कम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज, हर एक चीज अफेक्ट होने वाली है इन टेक्नोलॉजीज के थ्रू। अब एमर्जिंग ट्रेंड्स के क्या क्या एग्जाम्पल है? सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तुमने 5 साल पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम बिल्कुल ना के बराबर सुना होगा, बट अभी करंट सिनेरियो देख लो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही हर जगह भरा हुआ है। तुम्हारा मशीन लर्निंग, तुम्हारे रोबोटिक्स, तुम्हारे बिग डेटा, IoT, क्लाउड कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन, ये जितने भी टर्म्स है अभी हम आगे कवर करेंगे। ये कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो रिसेंट टाइम में बहुत पॉपुलर हुई हैं और मार्केट में इनकी डिमांड धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो इस चैप्टर में हम यही सारी चीजें डिटेल में कवर कर रहे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर वेरी फर्स्ट दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब सबसे पहले इस वर्ड को ही देखो। आर्टिफिशियल मतलब मैन मेड, कुछ ऐसा जो कि ह्यूमंस ने बनाया। इंटेलिजेंस मतलब कुछ भी सोचना, तो ह्यूमंस के द्वारा बनाई गई ऐसी मशीन जो कि कुछ सोच सकती है। मैन मेड थिंकिंग मशीन, उसी को हम क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एबिलिटी ऑफ अ कंप्यूटर और मशीन टू थिंक, लर्न एंड मेक डिसीजंस लाइक ह्यूमन। तो यार कंप्यूटर या फिर मशीन की ऐसी एबिलिटी जिससे मशीन सोच सकते हैं, कुछ लर्न कर सकते हैं और ह्यूमंस की तरह या फिर उनसे बेटर डिसीजंस ले सकते हैं। इसी पूरे ओवरऑल एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AI सिस्टम्स कैन लर्न, think, make decisions, solve problems with minimum human intervention। तो यार आर्टिफिशियल सिस्टम लर्न कर सकते हैं, कुछ भी सोच सकते हैं, डिसीजंस ले सकते हैं एंड इवन प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर सकते हैं विदाउट द नीड ऑफ ह्यूमंस। ह्यूमन की हेल्प ना के बराबर चाहिए होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एग्जैक्टली काम कैसे करता है? AI systems are trained using huge data। तो यार मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ GBs TBs में डेटा होता है, मतलब ह्यूज डेटा होता है तुम्हारे पास जिससे तुम अपने AI मॉडल, AI सिस्टम की ट्रेनिंग कराते हो। These machines studies pattern from the data, learn from past experiences and then gives intelligent responses। मतलब मशीन डेटा के थ्रू पैटर्न्स ऑब्जर्व करती है, अपनी पास्ट एक्सपीरियंस, मतलब पास्ट में जैसे उसने तुम्हें कुछ आंसर दिया और तुमने बोला भाई तू गलत आंसर दे रहा है, तो वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस में जाकर देखता है कि यार मैंने उस टाइम ये आंसर दिया था, गलत था, तो अब मैं कुछ दूसरा आंसर देता हूँ। तो जितना भी डेटा तुम उससे ट्रेन कराते हो उससे पैटर्न बनाकर सीखता है, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से लर्निंग लेता है और फाइनली तुम्हें इंटेलिजेंट रिस्पॉन्सेस देता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे तगड़ा एग्जांपल तुम्हारा चैट जीपीटी, तुम्हारे गूगल का जेमिनी, तुम्हारे एप्पल के डिवाइसेस में सीरी या फिर एलेक्सा। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं तुम्हारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। अगर तुम्हें डीप डाउन करना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए तो 11th की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्लेलिस्ट भी है इस चैनल पे,
जाके वो देख लेना, मैंने बहुत डिटेल और डेप्थ में पढ़ाया है। आईपी के अंदर इतना ही तुम्हारी टेक्स्ट बुक में था, जितना भी गिवन था हमने सब कवर कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो यार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने आप में एक पूरा का पूरा यूनिवर्स है। उसके अंदर बहुत सारी चीजें, बहुत सारी, मोटा मोटा जो तुम्हारी बुक में गिवन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर होता है मशीन लर्निंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये एक सब टाइप है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इसी के अंदर आता है इमर्सिव एक्सपीरियंसेस, जिसके अंदर हम एआर और वीआर पढ़ने वाले हैं। फिर हम पढ़ेंगे रोबोटिक्स को। आओ एक एक कर हर एक चीज पेलते हैं। फर्स्ट वी हैव इज मशीन लर्निंग। नाम से क्या पता लग रहा है, अब मशीन लर्न करेगी एक्चुअल में। इट इज अ सबसिस्टम ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये एक पार्ट है। इनेबल्स कंप्यूटर्स टू लर्न फ्रॉम डेटा विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड। अब मशीन लर्निंग में मशीन जो होती है डेटा से ऑटोमेटिकली लर्न करती है विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड। मतलब कि हम उसे कोडिंग कर बताते नहीं है कि कंप्यूटर भाई तू ये कर। कंप्यूटर के अंदर हम खुद कुछ ना कुछ रूल्स रेगुलेशन सेट कर देते हैं। वो उन रूल्स रेगुलेशंस की हेल्प कर अपने आप डेटा से कुछ ना कुछ लर्न करता रहता है। हमें उसे बोलना नहीं पड़ता कि भाई इस डेटा से तू ये याद कर। वो डेटा के अंदर पैटर्न्स वगैरह रिकॉग्नाइज करता है और जो भी फाइंडिंग्स मिलती है उससे वो धीरे धीरे इंप्रूव करता है। इसके अंदर बहुत सारे एल्गोरिदम होते हैं। एल्गोरिदम कुछ नहीं, बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कि किसी सिस्टम को फॉलो करने हैं। इट यूजेस डेटा टू लर्न ऑन देयर ओन। तो जो भी डेटा से हम ट्रेनिंग कराते हैं मॉडल की, उससे कुछ ना कुछ सीखता रहता है और तुक्के मारता है, मतलब प्रेडिक्शंस करता है फ्यूचर की। जैसे ये देखेगा पास्ट में ये डेटा आया तो आउटपुट ये आया। सिमिलरली तुम उसे नया डेटा दोगे तो देखेगा यार इस टाइप का डेटा से ये वाला आउटपुट आता है, तो मैं ऐसा सिमिलर आउटपुट जनरेट करके देता हूँ, क्या पता सही चला जाए। तो ऐसे धीरे धीरे कर ये इम्प्रूव कर बहुत अच्छे लेवल पर एक्यूरेसी गेन कर लेता है। These algorithms are called models. अब मॉडल्स आर ट्रेन यूजिंग ट्रेनिंग डेटा। जितने भी मॉडल्स बनते हैं मशीन लर्निंग के, वो किससे ट्रेन होते हैं? डेटा की हेल्प से। और टेस्ट किसकी हेल्प से होते हैं? वो भी डेटा की हेल्प से। तो भैया डिफरेंस क्या है? तो यार हमारे पास ना बहुत सारा डेटा होता है, उसमें से हम डेटा को डिवाइड कर देते हैं। थोड़ा सा डेटा हम रखते हैं ट्रेनिंग के लिए, थोड़ा सा डेटा रखते हैं टेस्टिंग के लिए। तो ट्रेनिंग वाले डेटा से हम मॉडल को ट्रेन कर लेते हैं, फिर हमें चेक करना है कि मॉडल सही से ट्रेन हुआ है। तो ऐसा न्यू डेटा जो कि हमने टेस्टिंग के लिए छोड़ दिया था, उसके ऊपर मॉडल को टेस्ट करते हैं। आफ्टर सक्सेसिव ट्रेनिंग्स मॉडल आर यूज्ड टू मेक प्रेडिक्शंस अबाउट न्यू एंड अननोन डेटा। जब मॉडल की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाए और वो अच्छे से डेटा प्रेडिक्ट करने लग जाए, तो हम नया और अननोन डेटा उसे ला कर देते हैं, जिससे हम चेक कर पाए हमारा मॉडल सही से काम कर भी रहा है कि नहीं करता। नेक्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। एबिलिटी ऑफ अ कंप्यूटर टू अंडरस्टैंड, एनालाइज एंड मैनिपुलेट ह्यूमन लैंग्वेज। ये कंप्यूटर की ऐसी एबिलिटी होती है जिससे हम ह्यूमन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर पाए, समझ पाए, एनालाइज, उस बंदे ने क्या बोला या क्या लिख के दिया उसे एनालाइज कर पाए, एंड मैनिपुलेट, जो भी बोला है उसे अंडरस्टैंड कर रिस्पॉन्स कर पाए, उसे मैनिपुलेट कर पाए। इसी एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। मतलब कंप्यूटर ह्यूमन लैंग्वेजेस को समझने लगता है। एन एनएलपी सिस्टम कैन परफॉर्म टेक्स्ट टू स्पीच एंड स्पीच टू टेक्स्ट कन्वर्जन। तो यार अगर तुम कुछ टेक्स्ट दे रहे हो तो उसे स्पीच में भी कन्वर्ट कर सकता है। जैसे तुमने कुछ टाइप करा और साउंड रिकॉर्डर से प्ले कर दिया, तो वो जो भी तुमने टाइप करा वो तुम्हें सुनाई देगा। एंड ऐसी बहुत सारे डिवाइसेस को तुम कुछ बोलकर बताते हो, जैसे सीरी वगैरह को, तो इधर स्पीच टू टेक्स्ट एंड टेक्स्ट टू स्पीच दोनों कन्वर्जन्स होते हैं। इससे हम स्पीच रिकग्निशन में हेल्प मिलती है। तुम कुछ भी टाइप कर रहे हो तो ऑटो कंप्लीशन में हेल्प होता है, तुम्हारी स्पेलिंग करेक्ट करने में, ट्रांसलेट करने में, जितने भी तुम कंप्यूटर से इंटरेक्ट करते हो उन चीजों में हेल्प करता है तुम्हारा क्या? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेक्स्ट टॉपिक यू गाइस हैव इज इमर्सिव एक्सपीरियंस। इमर्सिव एक्सपीरियंसेस के टाइप होते हैं वर्चुअल रियलिटी एंड एआर। अभी हम देखते हैं किसको? वर्चुअल रियलिटी को। 3D कंप्यूटर जनरेटेड एनवायरनमेंट दैट सिमुलेट्स द रियल वर्ल्ड। ये एक 3D कंप्यूटर जनरेटेड एनवायरनमेंट होता है जो कि एकदम रियल वर्ल्ड जैसा लिखता है। अगर तुम कभी गेमिंग सेंटर गए हो तो वहां पर तुमने हेडसेट्स पहने होंगे, उसके अंदर क्या लगता है तुम्हें? तुम एक प्रॉपर नए वर्ल्ड में चले गए। ये एक 3D एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है जो कि एकदम रियल वर्ल्ड जैसा तुम्हें लगता है। इस वर्चुअल रियलिटी मतलब वर्चुअल दुनिया में तुम इंटरैक्ट कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो, उसके अंदर प्रॉपर घुसकर अच्छे से फील ले सकते हो।
अभी करंट सिनेरियो में वर्चुअल रियलिटी वीआर हेडसेट्स के थ्रू अचीव होता है एंड ये थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं। अगर तुम बहुत अमीर हो तो तुम बाय कर इसका फील ले सकते हो, वरना किसी गेमिंग पार्लर में चले जाना, वहां पर भी तुम्हें इजीली मिल जाएंगे। इसके एप्लीकेशंस गेमिंग में यूज होता है, मिलिट्री की ट्रेनिंग्स में यूज होता है, एंटरटेनमेंट्स वगैरह में यूज होता है तुम्हारा वीआर। नेक्स्ट वी हैव इज एआर। एआर की फुल फॉर्म इज ऑगमेंटेड रियलिटी। अब एआर वीआर में कंफ्यूजन होती है काफियों को। वीआर मतलब पूरी वर्चुअल दुनिया, रियल लाइफ कुछ मतलब नहीं है, बट एआर में रियल वर्ल्ड के ऊपर हम आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट्स ऐड कर देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन विथ यूजर्स एनवायरनमेंट इन रियल टाइम। मान लो तुम अभी अपने रूम में बैठे हो, तुम एआर हेडसेट पहनोगे तो तुम्हारे रूम के ऑब्जेक्ट्स तो तुम्हें दिखेंगे, बट साथ ही साथ तुम्हें वर्चुअल चीजें भी दिखेंगी। जैसे तुमने गेम खेली होगी पोकेमॉन गो, तो वो रियल लाइफ वर्ल्ड में कहीं ना कहीं तुम्हारे पोकेमॉन्स लगा देता है, तुम्हें कैप्चर करने होते हैं। रियल वर्ल्ड में कुछ वर्चुअल चीजें जब ऐड हो जाए उसे ही हम बोलते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी। इट ऐड कंपोनेंट्स ऑफ डिजिटल वर्ल्ड टू फिजिकल वर्ल्ड। एआर मेक्स द एनवायरनमेंट इंटरैक्टिव। तुम इंटरैक्ट कर सकते हो उन डिजिटल चीजों से जो कि तुम्हारे एक्चुअल जहां पर तुम बैठे हो वहां तुम्हें दिखते हैं, और डिजिटली तुम मैनिपुलेट भी कर सकते हो। अगर तुम्हें इसका लाइव प्रैक्टिकल देखना है तो पोकेमॉन गो, आई डोंट नो अभी चलती है गेम की नहीं, वरना यूट्यूब पे जाकर वीडियो देख लेना, वरना एप्पल के भी हेडसेट्स आए हैं जिसके अंदर तुम रियल लाइफ एनवायरनमेंट में आर्टिफिशियल चीजों से इंटरैक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक यू गाइस हैव इज रोबोटिक्स। अब रोबोट क्या होता है? अ मशीन केपेबल ऑफ कैरिंग आउट वन और मोर टास्क ऑटोमेटिकली विद एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। तो यार एक मशीन जो कि केपेबल होती है एक या एक से ज्यादा टास्क खुद से करने के, और वो भी एकदम एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन के साथ। मतलब ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो करती है जो भी हम इसे प्रोग्राम के थ्रू देते हैं। प्रोग्राम मतलब हम पहले ही कोडिंग कर देते हैं बहुत सारी, बहुत एडवांस लेवल पे। तो एक मशीन उन कोड्स की हेल्प से उसे पता होता है कि उसे क्या क्या करना है, तो हम उसे पहले ही इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं प्रोग्राम्स के थ्रू। अब रोबोट्स के प्राइम कंपोनेंट होते हैं तुम्हारे सेंसर्स। मान लो तुम्हें कुछ देखना है तो तुम्हें कैमरा चाहिए। रोबोट्स आर बीइंग यूज्ड इन इंडस्ट्रीज, तुम्हारे इंडस्ट्रीज, मेडिकल साइंसेस, बायोनिक्स, साइंटिफिक रिसर्च या फिर मिलिट्री, हर जगह तुम्हारे रोबोट्स यूज हो रहे हैं। अब इसके काफी हाई लेवल वाले एग्जांपल जैसे नासा का मार्स एक्सप्लोरेशन रोवर। ये एक रोवर था जो कि मार्स के ऊपर एक्चुअल लैंड होकर चला था। नेक्स्ट तुम्हारी एक ह्यूमन से मिलती जुलती रोबोट जिसका नाम है सोफिया। ये एआई का यूज कर जो भी विजुअल डेटा है उसे प्रोसेस कर पाती है, फेस रिकॉग्नाइज कर पाती है, और ह्यूमन के गेस्चर को भी इमिटेट कर पाती है। मतलब एग्जैक्ट वैसे कर सकती है जैसे ह्यूमंस करते हैं। जैसे तुमने रोबोट मूवी देखी होगी तो चिट्टी रोबोट बन गया था, वैसी सोफिया है, उसका फीमेल वर्जन। नेक्स्ट टॉपिक यू गाइस हैव इज बिग डेटा। नाम से ही पता चल रहा है बहुत बड़ा। बड़ा क्या? डेटा। टेक्नोलॉजी इज जनरेटिंग डेटा एट कोलोसल रेट। मतलब बहुत मैसिव अमाउंट में डेटा जनरेट हो रहा है एवरी सिंगल सेकेंड। हाँ सेकेंड, एवरी सिंगल सेकेंड इतना लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जनरेट हो रहा है कि उसे मैनेज करना बहुत टफ हो रहा है। मान लो इंस्टाग्राम का एग्जांपल ले लो, कितने लोग इंस्टाग्राम एक सेकेंड के अंदर करंट टाइम में यूज कर रहे होंगे, कितने लोग किसको लाइक कर रहे हैं, किसको कुछ शेयर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। एंड इमेजिन करो ये इंस्टाग्राम जो कंपनी है कैसे तुम्हारा डेटा हैंडल कर रही है इतना लार्ज अमाउंट में। इनॉर्मस एंड कॉम्प्लेक्स डेटा सेट्स दैट कैन नॉट बी प्रोसेस्ड यूजिंग ट्रेडिशनल डेटा प्रोसेसिंग टूल्स। तो यार बिग डेटा ऐसे टाइप के डेटा होते हैं जो कि पुराने ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड से प्रोसेसिंग नहीं हो पाती उनकी। इनके लिए हमें कुछ नई चीजें चाहिए होती हैं। जैसे अभी करंट लाइफ में बहुत अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, तुम्हारे रैंडम पड़े हुए पोस्ट, बहुत सारी चैट्स, बहुत सारी फोटोज इधर उधर इंटरनेट पे पड़ी हैं, इतने सारे ट्वीट्स होते हैं, इतने ब्लॉग्स लिखे जाते हैं, इतनी ऑडियो और वीडियो चैट्स डेली इधर से इधर ट्रांसफर होती है। ये सारा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है। अब इसको मैनेज कैसे करते हैं? हम स्टोरेज का ध्यान रखते हैं, एनालिसिस का ध्यान रखते हैं, सर्च करना होता है कभी हमें इंटरनेट पे, तो कैसे विद इन मिली सेकेंड्स तुम्हारा डेटा आ जाता है इतने सारे डेटा के थ्रू, कैसे किसी डेटा की प्रोसेसिंग होती है, इन्हीं सब को हैंडल करता है क्या? तुम्हारा बिग डेटा। अब बिग डेटा के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे वॉल्यूम, मतलब डेटा बहुत मैसिव लेवल में है। वेलोसिटी, डेटा कितनी स्पीड से जनरेट और प्रोसेस हो रहा है। वरासिटी, वरासिटी मतलब डेटा ट्रस्टवर्दी है कि या फेक डेटा है। देन वी हैव इज वेराइटी, डेटा किस किस फॉर्म में है, टेक्स्ट फॉर्म में है, इमेज फॉर्म में है, वीडियो फॉर्म में है। देन वी हैव इज वैल्यू,
कि उस डेटा की मार्केट या फिर बिजनेस वैल्यू क्या है। बिग डेटा के अंदर ही आता है हमारे पास डेटा एनालिटिक्स। तुमने सुना होगा डेटा एनालिस्ट की जॉब आजकल बहुत हाइप है। तो यही डेटा एनालिटिक्स, उसमें हम करते क्या है, जो भी डेटा होता है उसकी प्रोसेसिंग करते हैं। प्रोसेस ऑफ एग्जामिंग डेटा सेट्स इन ऑर्डर टू ड्रॉ कंक्लूजन। जितना भी हमारे पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है उससे कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग कराकर कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकालना, जो भी इंफॉर्मेशन वो डेटा कैरी करता है। इसके लिए हमें बहुत स्पेशल सिस्टम चाहिए होते हैं, क्योंकि नॉर्मल सिस्टम इतना सारा डेटा तो प्रोसेस क्या हैंडल और स्टोर ही नहीं कर पाएंगे। तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी हम यूज करते हैं डेटा एनालिटिक्स के लिए, जैसे पाइथन, जो तुम अपनी 11th की आईपी में कवर कर रहे होगे। नेक्स्ट टॉपिक यू गाइस हैव इज IoT, that is Internet of Things, network of devices that have embedded hardware and software to communicate, connect and exchange data with each other। तो यार ये एक नेटवर्क होता है बहुत सारे डिवाइसेस का, जिसके अंदर या तो हार्डवेयर होता है या फिर सॉफ्टवेयर लगा होता है, जिससे बहुत सारे डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होकर बात कर पाते हैं। जैसे तुम्हारे पास मान लो तुम्हारे घर में माइक्रोवेव भी है, ओवन भी है, एसी है, डोर लॉक है, फैन है, तुम्हारा सीसीटीवी कैमरा है, हर एक चीज मान लो इंटरनेट से कनेक्ट है, तो तुम उसे ईजिली अपने फोन से चला भी सकते हो, एक्सेस भी कर सकते हो। यही एक एग्जांपल है IoT का, मतलब बहुत सारे डिवाइसेस आपस में एक साथ कनेक्ट हो। इसी का एक सब टाइप होता है वेब ऑफ थिंग्स, दैट इज WOT। इट अलाउज यूज ऑफ वेब सर्विसेज टू कनेक्ट एनीथिंग इन द फिजिकल वर्ल्ड बिसाइड्स ह्यूमन आइडेंटिटीज ऑन वेब, कि मल्टीपल डिवाइसेस को एक इंटरफेस के थ्रू हम कंट्रोल कर सके। बहुत सारे डिवाइसेस को तुम एक ही चीज से, एक ही इंटरफेस से कंट्रोल कर पाओ। सो दिस वाज ऑल अबाउट IoT एंड WOT। तुम्हारे टेक्स्ट बुक में जितना भी कंटेंट गिवन है हमने A to Z सारा कवर करा है। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सेंसर्स, डिवाइसेस दैट टेक इनपुट फ्रॉम फिजिकल एनवायरनमेंट एंड यूजेस कंप्यूटेशन टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। तो यार ऐसे डिवाइसेस जो कि फिजिकल रियल लाइफ वर्ल्ड से इनपुट लेते हैं, उसके अंदर फिर कुछ कॉम्प्यूटेशंस और प्रोसेसिंग परफॉर्म कराते हैं, जिससे कुछ स्पेसिफिक काम हो सके। अब मान लो तुम्हें कंप्यूटर पे डेटा भेजना है, अपनी शक्ल भेजनी है, तो तुम कैसे भेजोगे, कैमरे के थ्रू। तो फिजिकल वर्ल्ड जो होता है, रियल लाइफ वर्ल्ड होता है, और तुम्हारा लॉजिकल वर्ल्ड मतलब कंप्यूटर वाली अलग वर्ल्ड, उन दोनों को आपस में कनेक्ट करता है तुम्हारे सेंसर्स। तुम मोशन कैप्चर कर सकते हो, टच कैप्चर कर सकते हो। इमेजिन करो फोन में तुम्हारा टच ही ना हो, तो तुम्हारा एक की प्रेस वाला ऑप्शन रह जाएगा। अगर टच सेंसर है तभी तुम इतनी इजीली फोन यूज कर पाते हो। तो ये सारे सेंसर्स होते हैं, ये बेसिकली बस इनपुट डिवाइसेस होते हैं। Next we have is smart cities. The smart cities make use of computer and computer technologies along with IoT to manage and distribute resources efficiently. Smart city का concept भी IoT पे ही based है। Smart city का मतलब कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का यूज करना, साथ ही साथ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज करना, एंड IoT तो अभी हमने पढ़ा ही था। मतलब तुम्हारे जितने पॉसिबल डिवाइसेस हैं सबको आपस में कनेक्ट कर कर IoT डिवाइसेस की तरह मैनेज कर पाए। स्मार्ट सिटीज अर्ली अर्थक्वेक भी डिटेक्ट कर लेते हैं, ट्रेमर्स डिटेक्ट कर लेते हैं, और आसपास के लोगों को इन्फॉर्म कर कर बता देते हैं कि यार अर्थक्वेक आने वाला है या फिर कुछ ब्रिज में क्रैक आने वाला है, कुछ भी। ये सारे सेंसर्स के थ्रू पॉसिबल होते हैं, एंड स्मार्ट सिटीज के अंदर बहुत सारे सेंसर्स लगे होते हैं। तो यार स्मार्ट सिटी बेसिकली एक ऐसी सिटी जिसको हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड बहुत सारे डिवाइसेस की हेल्प से डिजिटलाइज्ड कर दिया है। नेक्स्ट वी हैव इज क्लाउड कंप्यूटिंग। तो यार अब इमेजिन करो Amazon, नेटफ्लिक्स जैसी कंपनीज, कितना डेटा होगा उनके पास। सब अगर मान लो जैसे पेन ड्राइव में तुम अपना छोटा सा डेटा स्टोर करते हो, इमेजिन करो Amazon, नेटफ्लिक्स ऐसी करने लग जाए, तो भाई उनके घर में तो पेन ड्राइव, घर में क्या इतनी सारी पेन ड्राइव्स हो जाएंगी कि तुम इमेजिन नहीं कर पाओगे। तो सब कुछ एज अ फिजिकल डिवाइस स्टोर करना भी एक अच्छा आइडिया नहीं है। मान लो कभी आग लग जाए, कुछ डेटा चोरी हो जाए, या तुम्हें डेटा ट्रांसफर करना हो, तो तुम्हें ऐसा थोड़ी ना पेन ड्राइव इधर से उधर ट्रांसफर करोगे। सब कुछ लोकल मेंटेन करना डिफिकल्ट होता है। इसी में काम आता है तुम्हारा क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है, जितने भी कंप्यूटर बेस्ड सर्विसेज होते हैं हम इंटरनेट के थ्रू अचीव कर लेते हैं। जैसे तुम्हारे कंप्यूटर को क्या क्या चाहिए, सर्वर, स्टोरेज, डेटाबेस, नेटवर्किंग या फिर सॉफ्टवेयर, ये सारी चीजें हम इंटरनेट की हेल्प से क्लाउड के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। दीज आर कंप्यूटर बेस्ड सर्विसेज डिलीवर्ड ओवर द इंटरनेट। कोई भी सॉफ्टवेयर हम इंटरनेट पे यूज कर सकते हैं। हम ऑनलाइन जो भी सर्वर सेटअप होते हैं उन्हें यूज कर पाते हैं, ऑनलाइन डेटाबेसेस यूज कर पाते हैं, ऑनलाइन हमें कुछ डेटा स्टोर करना होता है वो कर पाते हैं। ये रिसोर्सेज
बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैंडल करती है जिन्हें हम बोलते हैं क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। और ये कंपनीज वर्क कैसे करती हैं, वो तुम्हें चार्ज करती है, जितना यूज करोगे उतना रेंट देना। जैसे तुमने कभी गूगल ड्राइव यूज करा हो तो 5 GB के बाद, या फिर गूगल फोटोज यूज करा हो, तुम अपना डेटा सारा क्लाउड पर स्टोर कर देते हो, और अगर तुम वो फ्री वाला टीयर खत्म कर दो तो तुम्हें पे करना पड़ता है। तो तुम क्या कर रहे हो, अपना डेटा लोकल स्टोर करने की जगह क्लाउड पर अपलोड कर रहे हो, ताकि तुम कहीं से भी उस डेटा को एक्सेस कर पाओ, तुम्हारे लिए कन्वीनियंस बढ़ जाती है। अब क्लाउड कंप्यूटिंग के भी 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज IaaS, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। इसमें हम रिमोटली, मतलब बहुत दूर, कंप्यूटर कहीं और है, सर्विसेज कहीं हम और ले रहे हैं, तो हम ऐसे हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि रिमोट लोकेशन पे प्रेजेंट है उसका यूज कर पाते हैं। किसके थ्रू? IaaS के थ्रू। देन वी हैव दिस PaaS, जैसी नाम से पता चल रहा है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। इससे हम कोई ऐसा एनवायरनमेंट ले लेते हैं या फिर प्लेटफॉर्म ले लेते हैं जिसमें हम अपना कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं अपने एप्लीकेशंस को। थर्ड होता है SaaS, दैट इज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, मतलब इंटरनेट के ऊपर ही हम कोई सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशन रन कर पाए। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस तुमने यूज करा हो ऑनलाइन वाला, या फिर गूगल डॉक्स वगैरह यूज करा हो, ये सारे किसके एग्जांपल है? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के, क्योंकि हम इंटरनेट के ऊपर एक सॉफ्टवेयर चला पा रहे हैं। नेक्स्ट topic you guys have is grid computing. It combines computer resources spread over different geographical location to achieve a common goal. अब मान लो बहुत सारे कंप्यूटर्स पड़े हैं अलग अलग लोकेशंस पे, हम इन लोकेशंस को जब आपस में कंबाइन कर दे, जिससे हम एक कोई स्पेसिफिक टारगेट अचीव करना हो हमें, तो उस टाइप के पूरे सेटअप को हम बोलते हैं ग्रिड कंप्यूटिंग। ये अलग अलग जितने भी कंप्यूटर्स पड़े हैं, हर एक कंप्यूटर को हम क्या बोलते हैं? एक नोड। नोड्स कम टुगेदर टेम्परली टू सॉल्व अ सिंगल लार्ज टास्क। एक प्रॉपर तुम्हारे पास कोई टास्क होगा और एक कंप्यूटर से मान लो टफ हो रहा है वो करना और स्लो हो रहा है, तो बहुत सारे कंप्यूटर आपस में कंबाइन हो जाते हैं, जिससे वो टास्क ईजिली भी हो जाता है और जल्दी भी हो जाता है। अब इसके भी टाइप होते हैं। डेटा ग्रिड होता है जिससे हम डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा, जो कि अलग अलग डेटा फैला हुआ है, उसे मैनेज करते हैं। नेक्स्ट होता है हमारे पास CPU या फिर प्रोसेसर ग्रिड। इसके अंदर हम टास्क को सब टास्क में डिवाइड कर देते हैं और हर एक कंप्यूटर की हेल्प से प्रोसेसिंग करवाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक यू गाइस हैव इज ब्लॉकचेन। अब पहले क्या होता था, जितनी भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होती थी वो एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस में स्टोर होती थी, मतलब एक जगह पर स्टोर होती थी। उससे क्या क्या प्रॉब्लम थी? हैकिंग हो जाती थी, डेटा को तुम इजिली मॉडिफाई कर पाते थे, और करप्शन भी बहुत होता था। इसी का सॉल्यूशन आया था ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन वर्क्स ऑन डिसेंट्रलाइज्ड, मतलब एक जगह पे नहीं, अलग अलग जगह पर। शेयर्ड डेटाबेस वेयर ईच कंप्यूटर हैज अ कॉपी ऑफ डेटाबेस, मतलब हमारा जो डेटा है एक जगह पर पूरा स्टोर नहीं है, अलग अलग जगह फैला हुआ है, जिससे होता क्या है, हम एक ही जगह से डेटा करप्ट होने से बचा पाते हैं। ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज्ड शेयर्ड डेटाबेस है जिसमें हर एक कंप्यूटर के पास अपना एक डेटाबेस की एक कॉपी होती है। हर एक ब्लॉक के अंदर क्या होता है? हेडर डेटा, जो कि हर एक नोड को विजिबल होता है। जितने भी नोड्स होते हैं उनके पास पता होता है कि कौन सा कंप्यूटर कहाँ है और इस कंप्यूटर के पास क्या स्टोर है। प्राइवेट डेटा एक्सेसिबल ओनली टू ओनर, ऐसे कौन सा डेटा है कि वो उस स्पेसिफिक ओनर को बस दिखेगा, औरों को नहीं। और यही सारे मल्टीपल ब्लॉक्स जब आपस में एक चेन की तरह फॉर्म होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? ब्लॉक चेन। जैसे एक ब्लॉक कह रहा है इसके पास अपना एक स्टोरेज होगा, इसके पास अपना स्टोरेज होगा, इसके पास अपना स्टोरेज होगा, इसको आपस में हमने कनेक्ट कर दिया तो ये क्या बन गया? ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन इज अ सिस्टम दैट अलाउज अ ग्रुप ऑफ कनेक्टेड कंप्यूटर्स टू मेंटेन अ सिंगल अपडेटेड एंड सिक्योर लेजर, मतलब एक सिंगल चीज हम मल्टीपल जगह फैला देते हैं, जिससे बहुत सारे रिस्क अवॉइड कर पाए और सिक्योर डेटा हमारे पास रहे। ब्लॉकचेन का सबसे फेमस एग्जांपल इज बिटकॉइन। इसमें और तुम डीप डाउन करना तुम्हें और इंटरेस्टिंग लगेगा, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो यार ये रहा तुम्हारा ऑफिशियल सिलेबस। सबसे पहले हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखा, देन मशीन लर्निंग, उसके बाद हमने नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पढ़ा, फिर हमने AR और VR पढ़ा, रोबोटिक्स के बारे में देखा, बिग डेटा एंड उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखे। उसके बाद हमने IoT डिवाइसेस पढ़े थे, सेंसर पढ़ लिया, स्मार्ट सिटीज पढ़ लिया, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होते हैं एंड क्लाउड सर्विसेज, क्लाउड कंप्यूटिंग के टाइप्स अभी हमने देखे थे, फिर ग्रिड कंप्यूटिंग पढ़ा, और अभी हमने जस्ट फिनिश किया क्या? दैट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। So this was your complete lecture for your class 11th IP. Thank you guys for watching. See you in the upcoming lectures.